आपको कैसा लगेगा कि मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊं और वो भी 100% ऑर्गेनिक, जिसमें 15% नाइट्रोजन हो, जो कि आपके पौधों के पीले पत्तों को चंद ही दिनों में लश ग्रीन कर दे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने भी वर्ल्ड वाइड गार्डनर हैं वो इस पे पूरा यकीन रखते हैं कि ये पौधों को लश ग्रीन कर देती है, उनकी ग्रोथ को बढ़ा देती है और आपके मरते हुए प्लांट को दोबारा से जिंदा कर देती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसी फर्टिलाइज़र को, और ये भी बता दूं ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़, हर बात इस वीडियो में डिस्कस होगी, तो इस वीडियो को आपने, फिर कह रहा हूं, एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और आप से डिटेल में डिस्कस करूँ उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और आगे चल के अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक लाजमी किया करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, नहीं तो वैसे भी वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में, और आगे वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूं कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ब्लैक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ब्लैक इसका कलर होता है, या डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर होता है इसका, और इस फर्टिलाइज़र का नाम है ब्लड मील। कुछ दिन पहले एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था इसके इस्तेमाल के बारे में, तो मैंने उनसे कमिटमेंट की थी कि मैं जल्द ही इस पर डिटेल वीडियो दूंगा ताकि इसके जो भी एम्बिग्विटीज़ हैं या जो भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है लोगों के, वो दूर हो सके। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये ब्लड मील फर्टिलाइज़र बनती कैसे है। बेसिकली ब्लड को ड्राई करके स्टेरलाइज किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, और फिर इसको पाउडर या इस तरह स्मॉल ग्रेनुलर फॉर्म में, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह की फॉर्म में इसको दाने दानों में कर लिया जाता है। और कुछ इलाकों में या कुछ कंट्रीज़ में ये पाउडर फॉर्म में भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरह ज़्यादा दाने दाने से होते हैं, बारीक दाने होते हैं। अब इसमें न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है नाइट्रोजन, और वो 12 to 15% होता है, और इसीलिए इसको अमाइनो एसिड भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड है ये। नाइट्रोजन 12 to 15% होता है। फास्फोरस इसमें हार्डली 1 या 2% होता है, इससे ज़्यादा फास्फोरस नहीं होता। बट पोटेशियम पोटेशियम जो है इसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है, और उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन होती है, और ट्रेस एलिमेंट ना होने के बराबर होते हैं इसमें। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन का मतलब यह है कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में आयरन होता है, बहुत ज़्यादा आयरन नहीं होता, क्योंकि ये भी मिसकॉन्सेप्शन है गार्डनर्स के माइंड में कि शायद इसमें क्योंकि ब्लड है तो इसमें आयरन की भी अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। बिल्कुल भी नहीं, इसमें ना होने के बराबर आयरन होता है। बेसिकली इस फर्टिलाइज़र को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र कहा जाता है, और ये रेडिली अवेलेबल नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नाइट्रोजन की जो मैं बात कर रहा हूं तो इसका रोल क्या है पौधे में। देखें, नाइट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक पौधे में, या उसकी जिम्मेदारी है पौधे में, उसके ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल फॉर्मेशन की। यानी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, बेसिकली जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन नाइट्रोजन की वजह से होती है। और साथ ही फोटोसिंथेसिस के अमल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो कि पौधे की खुराक है, उसकी सिंथेसिस में भी, उसकी डिकम्पोजिशन में भी इसका बहुत अहम अमल है। और साथ ही साथ ये इन सारी वजूहात की बिना पे पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी ग्रीन ग्रोथ जो है, उसकी स्टेम्स की ग्रोथ, स्टेम्स को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग करने में, नए नए लीव्स निकालने में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है, यही नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, और नाइट्रोजन इसी पर्पज़ के लिए चाहिए होती है पौधे को। अगर आप पौधे को नाइट्रोजन नहीं देंगे तो उसके लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे, और पौधा सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीव्स येलो हो गए, ग्रीन नहीं रहे लीव्स, उसमें क्लोरोफिल नहीं रहा, तो पौधा खुराक नहीं बना पाएगा। खुराक नहीं बनेगी तो पौधा जो है वो मर जाएगा।
तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन का ये रिच सोर्स है और ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। अगर आप देखना चाहें कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है कि नहीं है, तो उसके लिए भी यही सिम्टम्स हैं। उसकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, स्लो ग्रोथ होगी, साथ उसके पत्ते पीले पड़ रहे होंगे और ओल्ड लीव्स जो हैं वो पीले हो रहे होंगे, पीले होके गिर रहे होंगे। और ब्रांचेस जो हैं या तो वीक होंगी या नई ब्रांचेस निकल ही नहीं रही होंगी, बल्कि ओवरऑल पौधे को देखेंगे तो वो उसकी ग्रोथ रुकी हुई होगी। अब जल्दी से इस यूज़ करने के बेनिफिट भी डिस्कस कर लेते हैं, या आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन मिल जाएगी पौधे को और ये बहुत फास्ट, या यूं कह लें फास्टली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी तेज़ी से नाइट्रोजन पौधे को देता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो दिनों के अंदर, जो लीव्स हैं वो लश ग्रीन हो जाते हैं और साथ ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इसकी वजह से नाइट्रोजन मिल गई पौधे को और रेडिली अवेलेबल होगी, जो पौधे ने यूज़ करना शुरू कर दी, जिससे फोटोसिंथेसिस होगा, ग्रो पौधे की खुराक बनेगी, पौधे को खुराक मिलेगी और पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि पौधे को अगर आपने ग्रो करवाना है तो आपको नाइट्रोजन देनी है, नाइट्रोजन देनी है तो उसका ऑर्गेनिक बेस्ट सोर्स जो है, और वो भी आप कह लें चिलेटेड फॉर्म का सोर्स, यानी इमीडिएटली अवेलेबल सोर्स जो है वो ये ब्लड मील है। अब आप ये किन किन पौधों को दे सकते हैं? ये सब पौधों को आप दे सकते हैं, स्पेशली जो है लीफी बेस्ड वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपका कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गई, इसी तरह मेथी हो गई, उसके अलावा लॉन ग्रास हो गया, आपका जो घास होता है, कैबिज होगी, इस तरह के, यानी लेटस हो गया, सैलड की डिफरेंट टाइप्स, जितनी भी आपकी प्लांट्स हैं उनमें स्पेशलिटी जो मैंने बता दी कि ये स्पेशल जो यूज़ है इसका वो लीफी वेजिटेबल्स पे है, लेकिन उसके अलावा बाकी प्लांट्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है ये ब्लड मील। और जो लोग रोज़ ग्रो कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रोज़ की ग्रोथ में भी एक की रोल प्ले करता है ब्लड मील, तो इसलिए आपको पौधों को देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। अब ड्रॉबैक्स में सबसे पहले तो जो ड्रॉबैक ये होता है कि इसका अगर हल्का सा भी आपने ज़्यादा यूज़ कर दिया, तो बजाय आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ने के, क्योंकि एक्सेसिव सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ज़्यादा जाएगी जिससे रूट बर्न हो जाएंगी और पौधा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने यूरिया पौधों को ज़्यादा दे दी तो अगले ही दिन पौधा सूख जाता है, तो खड़े खड़े आपका पौधा सूख जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोगों को ये जितनी भी फर्टिलाइजर्स हैं इनका पता तो होता है, हम उसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कब किसको ये देना चाहिए। अब यही फर्टिलाइज़र अगर आप फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के टाइम पे दे देंगे तो ये फ़ायदा देने की बजाय उल्टा पौधे को नुकसान देगी। आपके फ्लावर्स जो हैं वो प्री मेच्योर ही ड्रॉप हो जाएंगे और आपके फ्रूट्स भी प्री मेच्योर ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये पौधे को इनकरेज कर देगी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र, तो उससे क्या होगा, पौधा अपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। तो इसलिए इसको जो देना चाहिए वो अभी मैं बता देता हूँ, एंड में फिर मैं दोबारा से समझा दूंगा कि इसको तब देना चाहिए जब पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम हो, यानी उसने जब ग्रोथ करना है उस टाइम पे इसको देना चाहिए। सेकंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आपने इसको स्टेम के पास डाल दिया तो ये बजाय फ़ायदा देने के उल्टा स्टेम को ड्राई कर देगी, जला देगी, और उससे क्या होगा कि आपका पौधा फिर भी मर जाएगा। इसको अप्लाई करने के जो भी तरीके हैं वो मैं जब यूज़ करूंगा तो उसमें बता दूंगा और वहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने क्या नहीं करना। आप लोग अक्सर इसको तब यूज़ करते हैं जब समर में एक्सट्रीम वेदर चल रहा हो, 40+ टेम्परेचर चल रहा हो, तो उस सूरत में ये बिल्कुल भी आपके पौधे को कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि उल्टा उसको नुकसान देगी। और जो पौधा आपका सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है तो उसको वो इमीडिएटली मारने के लिए, यानी आप कह लें आप जहर दे रहे हैं उसको, आप खुद अपने हाथों से अपने पौधे को मार रहे हैं एक्सट्रीम वेदर में। तो इसलिए इसको अप्लाई करना है तो आपने वेट करना है कि टेम्परेचर 40 या 40 से नीचे होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। और लास्ट ड्रॉबैक ये है कि सम टाइम आप लोग ऑर्गेनिक जिस तरह कंपोस्ट वगैरह डाल देते हैं तो उसके बाद आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। मैं भी कहता हूं कि गोडी करके छोड़ दें 24 घंटे के लिए और फिर उसके बाद पानी दें। इस कंडीशन में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप
का पौधा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसको अप्लाई करते साथ ही आपने भर के पानी देना होता है, तो इसलिए इसको तब आपने अप्लाई करना है जब आपके पौधे की सरफेस टोटली ड्राई हो, तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बल्कि मैं एक पौधा ले आऊं जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपने कब, कैसे और कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। तो देखिए, जब नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो इस तरह पीले हो रहे होते हैं पत्ते, पीले होके गिर रहे होते हैं। तो इस पौधे को काफ़ी दिन हो गया, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, दूसरा लगे हुए को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने तब से इसको कोई खाद नहीं दी और ना ही मैंने इसकी सॉइल में कोई कंपोस्ट मिलाई थी। पुराना गमला पड़ा हुआ था, उसमें पुरानी सॉइल पड़ी हुई थी, पुराने पौधे जो सीजनल थे वो खुश्क हो गए थे, तो मैंने उसी में ये बैंगन का पौधा लगा दिया। जी, ये बैंगन का पौधा है। तो ये देखिए, ये इसका स्टेम है, ये मैंने गोडी कर दी थी। अभी भी सॉइल में थोड़ी सी मॉइस्चर है, कोशिश करें कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, लेकिन अगर ड्राई ना भी हो तो इस काबिल होनी चाहिए कि आप उसको दोबारा पानी दे सके, बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल ना हो। जैसे अब ये भुरभुरी हो गई हुई है, तो इस तरह की सॉइल हो चुकी हो। तो जब सॉइल इतनी भुरभुरी हो जाए तो फिर आपने इसको ब्लड मील देना है, लेकिन पहली अटेम्प्ट आपकी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे 1-2 दिन वेट करने पड़ेंगे इसको खुश्क करने के लिए, तो आपको बताना है, तो इसलिए मैं अब इसी हालत में इस सॉइल में ब्लड मील देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, कैसे देना और कितना देना, अभी इसी का आंसर करने जा रहा हूं। ये तना है इसका, यहां पे आपने ये फर्टिलाइजर नहीं देनी, इस एरिया में, इतने एरिया में देनी। कहां है? इस वाले पोर्शन पे, यानी तने से दूर। कितनी देनी है? 12 इंच तक का अगर पॉट है तो 1 टीस्पून, और अगर 14 इंच, बल्कि 12 से 14 इंच तक का पॉट है तो 1 टीस्पून, और अगर 16, 18 या 20 इंच का पॉट है तो फिर आपने 2 टीस्पून देने हैं। तो ये 1 टीस्पून है। दोबारा बता देता हूं, 12 से 14 इंच तक के पॉट में 1 टीस्पून, अगर 5 से 6 इंच का पॉट है तो हाफ टी स्पून, और अगर 16 से 18 या 20 या 22 इंच का पॉट है तो 2 टीस्पून। और देनी कैसे है? इस तरह थोड़ी थोड़ी सारी साइडों पे तने से दूर आपने डाल देनी है। डालने के बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि इसको हाथ से इस तरह थोड़ा सॉइल के साथ मिक्स कर दीजिए। ये मिक्स हो गई। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसके बाद आपने इसको भर के पानी देना है। तो चलिए मैं इसको अब पानी देता हूं। तो ये मेरा 10 इंच का पॉट है, तो उस हिसाब से मैंने 1 टीस्पून दिया है इसको, और इस तरह आपने भर के पानी दे देना है। पानी लाजमी देना है, जैसे ही आप फर्टिलाइजर ये दें पानी लाजमी देना है। अब अगली बात आती है कि कितने दिन बाद आपने इसको रिपीट करना है। फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना, कम से कम 15 दिन का गैप देना, उसके बाद रिपीट करना है। और एक और चीज़ बता दूं, जब ग्रोथ का सीजन हो तब देना है, टेम्परेचर 40 तक हो, प्लांट ग्रोथ कर रहा हो, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ना कर रहा हो। फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के टाइम इस फर्टिलाइजर को देंगे तो बेनिफिट लेने की बजाय उल्टा आपको नुकसान होगा, तो ये ज़हन में रखिएगा। और एक आखिरी चीज़ कि अगर मेरी तरह आप लोग भी अडीनियम के शौकीन हैं तो अडीनियम में ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि अडीनियम बिल्कुल भी ग्रीन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं करता, इसलिए उसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स चाहिए होती हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस ना होने के बराबर है। और आखिरी चीज़, जो आखिरी बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। ये बैलेंस डाइट नहीं है। इस फास्फोरस के लिए आपको अलग से बोन मील, जिसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लिंक आई बटन में दे दूंगा, वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। पोटाशियम के लिए, पोटेशियम के लिए जो है मैंने बनाना पील फर्टिलाइजर आपको बनाना कुछ दिन तक बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगी। तो उसके लिए आपको बनाना पील फर्टिलाइजर देनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे को पोटेशियम मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे फोकस कीजिए। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि मेरी इन वीडियोस को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको इनका यूज़ भी बताया जाए और इनकी ड्रॉबैक्स भी आपको समझाया जाए, ताकि इनका कोई गलत यूज़ होने की वजह से आपके पौधों को नुकसान ना हो सके।
आप उस गलत यूज से बच सके और आपके पौधे भी बच सके, और बल्कि इन फर्टिलाइजर से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।